दोस्तों समय की कमी के कारण डिप्टी सीएम साहब को थोड़ा जल्दी निकलना है, तो हम इस समय सबसे पहले उनको ही इनवाइट करेंगे कि वो अपनी राय व्यक्त करें। तो सर, अभी ही इज़ दी अलॉन्ग विथ डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर हैं मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ और वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर के। सर ने ऑलरेडी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारे बोर्ड्स में गवर्नमेंट के, रेलवे, पेट्रोलियम और उन सब चीज़ों में इन्होंने सर ने अपनी काफ़ी भागीदारी और कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हम यूपी की बात करें तो मुझे भी फ़ख्र है, प्राउड है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। इसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इसके साथ साथ लैंड ऑफ रिसोर्सेज। पिछले एक दशकों के बाद आई थिंक यूपी के गुड गवर्नेंस और विकास को आज वर्ल्ड मैप पे देखा जाता है। जब हम लोग विदेशों में बात करते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, किसी मीटिंग्स में मैं, तो वहाँ यूपी को वी से दैट कि इसे 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और आज हमारे लिए एक सम्मान का विषय है कि उसके डिप्टी सीएम हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं सर से निवेदन करूँगा कि सर प्लीज़ आएँ और अपनी राय व्यक्त करें। थैंक यू सो मच। भारत माता के, भारत माता के। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की 36वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित हमारे मित्र, हमारे साथी, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी राज्य मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार आदरणीय श्री महिपाल धांडा जी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश रेरा आदरणीय संजय R भूसरेड्डी जी, अध्यक्ष पोल्ट्री फेडरेशन आदरणीय रणपाल ढाना जी, सचिव आदरणीय रविंदर सिंह संधू जी, उपाध्यक्ष आदरणीय संजीव गुप्ता जी, संयुक्त सचिव आदरणीय रिकी थापर जी, कोषाध्यक्ष राहुल खत्री जी, प्रोफेसर PK शुक्ल जी, आदरणीय OP चौधरी जी, आदरणीय PS महेश जी, देश भर से आए हुए सभी हमारे स्टेक होल्डर साथी, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सबको मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से हृदय की गहराइयों से लखनऊ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने फेडरेशन की 36वीं आम सभा के वेन्यू को लखनऊ को चुना। लखनऊ के चुनने के पीछे कई कारण भी रहे होंगे। अभी हमने आपके जो मांग पत्र है, चार्टर ऑफ डिमांड, वो सुना है। मुझे लगता है कि भारत और उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। एक बड़ा मार्केट भी है। आप जितना पूरे देश में माल बेचोगे उसका केवल उत्तर प्रदेश में बेच लोगे, मतलब 1/5 हिंदुस्तान में आपका माल बिक गया। आप जितना 10 स्टेट में घूम के आओगे, छोटा छोटा खाएंगे, यहाँ एक बार हम एक टूथपेस्ट भी यूपी ठान ले कि हम केवल टूथपेस्ट जो इस होटल में बन रहा है वही यूज करेंगे, तो वो टूथपेस्ट बनाने वाला आदमी मिलेनियर हो जाएगा 1 महीने में। छोटे छोटे जिलों में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो रोज हम खाते हैं, वो 2 जिले 3 जिले के प्रोडक्ट हैं, वो देश में बड़े उद्योगपति कहे जाते हैं। कानपुर पड़ोस में है, यहाँ से आपके जहाँ बैठे हो यहाँ से 50 किलोमीटर भी नहीं होगा। कानपुर में ढेर सारे उद्योगपति ऐसे हैं जो केवल 3 जिले में माल बेचते हैं, लेकिन उद्योगपति हैं, नाम कहना ठीक नहीं। और धीरे धीरे वो पूरे देश में छा गए। तो आपने उत्तर प्रदेश को चुना, एकदम राइट चॉइस आपकी है। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, सामान्यतः इस बेल्ट में लोग शाकाहारी हैं, लेकिन देश दुनिया में जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे खाद्यान्न, हमारा जो भोजन है, हम मौसम के हिसाब से खाते हैं। सामान्यतः आप सोचते होंगे ये संस्कार के हिसाब से भोजन नहीं है, हमारी संस्कृति के हिसाब से नहीं है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र रहा है, आर्यावर्त रहा है। देखिए, आप सोचिए, पुरातन काल में जहाँ जहाँ ठंड अधिक पड़ती है, जहाँ क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ हमारा मुख्य भोजन अंडा, मछली, मुर्गा, अन्य जो सामिस उत्पाद हैं उनकी तरफ हमारा रहता है। लेकिन इधर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, विगत कई वर्षों से
लोगों में हेल्थ को लेकर के बड़ी चिंता है। आज के 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले घर में जो मिल गया खा लिए, नहीं मिल गया नहीं खाए। ज्यादातर देखते होंगे कि बड़े बड़े पेट वाले लोग होते थे 20 साल पहले। हरियाणा में तो खासकर जिसका पेट नहीं निकलता कहते भूखा आदमी है, इसको कुछ खिलाया नहीं इसके माता पिता ने, बोलते थे कि नहीं ढांडा जी। अब परिस्थितियां बदली, हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं। और आप देखिएगा एवरेज लोगों की उम्र बढ़ी है, जो जीने की उम्र है बढ़ी है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है कि भारत अभी युवा राष्ट्र है, लेकिन आने वाले दिनों में हमको उस चुनौती से जूझना पड़ेगा कि हम बच्चे कम पैदा कर रहे हैं तो कैसे हम युवा राष्ट्र बने रहें। उस दिशा में भी चिंता लोग कर रहे हैं, रिसर्च इस पे चल रहा है। अभी चर्चा हम आपके पोल्ट्री फार्म्स के बारे में कर रहे हैं। आपने जो चिंता व्यक्त की, हमारे सचिव महोदय ने चिंता व्यक्त की, प्रेसिडेंट महोदय ने, धरना साहब ने नहीं, सचिव महोदय अभी आप सचिव महोदय, एडवाइजर महोदय ने जो चिंता व्यक्त की, अध्यक्ष, उस चिंता से हम सहमत हैं। मेरा मानना क्या है कि बघेल साहब हमारे साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। हम लोग लोकसभा में साथ रहे, राज्यसभा में भी साथ रहे, विधानसभा में भी साथ रहे, यूपी में मिनिस्टर भी साथ रहे, और इनको शौक दिल्ली में रहने का था तो दिल्ली चले गए। इनका मन लखनऊ में कम लगता था। हम लोग अगर कोई मांग पत्र जिस प्रकार यहाँ पढ़ा गया है, तो अगर हम लोग कभी टेबल पर बैठें और संबंधित अधिकारियों को, विभाग के मिनिस्टर्स को भी हम बुलाएं, और 4-5 लोग, ज़्यादा नहीं है, तो जो कर सकते हो कर देंगे। अब सामान्यतः होता क्या है, सामान्यतः ऐसी बड़ी रैलियों में हम लोग अक्सर जाते हैं। वो तो नेताजी जो स्थानीय होते हैं मांग पत्र पढ़े, कल सही कहे हो, देखो एकदम जवान बंद हो गए नेताजी के, बोल नहीं पाए, ताली तो खूब बज गई है ना। और उसके बाद हम अपने तीसरे कार्यक्रम में चले जाएंगे, चौथे में शाम को आके सो जाएंगे, आप भी चले जाओगे अपने घरे। काम तो होना नहीं, काम तो होगा जब बैठोगे राउंड टेबल पे। यही है ना भैया, बताना पीछे वाले सब लोग। तो अपने जो हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के प्रमुख सचिव हैं, हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, वो हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हम एक प्रोग्राम जिस्ट बनाए कि हम कैसे संशोधित कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं उसे कर लेंगे, जो नहीं कर सकते हैं उसको आप भी मेरी मजबूरी समझोगे। हमें लगता है ऐसा कोई काम है नहीं जिसको किया नहीं जा सकता। अब जैसे आपने कैलेंडर की बात कही, अब कैलेंडर सोचिए, कुंभ हमारे यहाँ कब से लग रहा है? कुंभ का इतिहास सृष्टि के साथ जोड़ा जाता है। राजा हर्षवर्धन के जमाने से हम लोगों ने इतिहास सुना है। राजा हर्षवर्धन पूरी राज्य लेकर के प्रयागराज चले जाते थे और कुंभ को करते थे, और वहां से सब कुछ दान करके आते थे, लंगोटी पहन के आते थे, ऐसा हम लोगों ने सुना है। और कुंभ के बारे में कहीं कैलेंडर जारी होता है? आप बताओ, कहीं जारी होता है? कोई बता पाएगा? पत्रा में, काशी में, पंचांग में इतना छोटा छोटा पंडित जी लिखते हैं, उसको खुर्दबीन लगा के भी नहीं पढ़ सकते आप, इतना छोटा छोटा लिखते हैं। कोई पत्रा देखा है किसी ने हाथ से? कोई देखा है पत्रा हाथ से? कोई देखा है? आपने देखा है ना? उसको चश्मे से पढ़ना मुश्किल काम है, उसको उत्तल लेंस से ऐसे पढ़िए तो बड़े बड़ा बड़ा दिखाई दे, और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, करोड़ों लोग। तो ये जो यात्रा है, हमें जहां तक लगता है कि यात्रा की सिर्फ मीडिया के द्वारा जो हाइप क्रिएट किया जाता है वो आपके दिमाग में चला गया है। केवल दिक्कत है ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ वाली यात्रा है, जो हरिद्वार से शुरू होती है और यूपी तक, वही है ना, उसी को लेकर के दिमाग में है आप लोगों के। बताओ ना भैया, वही ज्यादा बवाल है। और ये सब पॉलिटिकल मसला है, आपके विरोध में नहीं है कोई। तो मेरा ये मानना है कि एक तो हम अधिकारियों से कहेंगे कि पहले से कार्यक्रम, जब देखिए जब यात्रा शुरू होती है तो आप देखते होंगे बिजली के खंभों पे हम लोग पन्नी लपेटते हैं कि बिजली के करंट से कोई मर न जाए। तभी समझ लो, आप मान लीजिए अखबार ना पढ़ें, अगर खंभे पर पन्नी पलट लपेटी जाने लगे, समझ लो कि यात्रा शुरू होने वाली। क्यों दादा? बताओ भैया, बताओ ना पीछे वाले। फिर दूसरा बता दें, गड्ढा गुड्डी भरे जाने लगे सड़क पर तो समझ लो यात्रा आने वाली है। हाँ, यात्रा निकलेगी, लोग नंगे पैर चलते हैं, और हरियाणा से, हरिद्वार से, राजस्थान से नंगे पैर चिल्लाते हुए बम बम भोले आते हैं। कुछ तो भोले बन के ही आ जाते हैं कि नहीं? तो उसमें झंझट नहीं पता करने, कैलेंडर है वो। अगर बाबा चल दिए तो कैलेंडर है। हम लोगों को थोड़ा दिमाग क्लियर रखना पड़ेगा कि ये हमारी सरकार आपके लिए है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन हर सरकार का जैसे चेहरा जो होता है ना, हमारा चेहरा क्या है?
हमारा चेहरा है कि हम सनातन संस्कृति को रक्षा करेंगे और इसको आगे बढ़े। इसकी वजह से लोगों ने इसको गलत तरीके से मीडिया में प्रस्तुत किया है और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। आप देखते होंगे सामान्यतः जैसे ये रमाडा होटल है, रमाडा होटल के मालिक जायसवाल साहब हैं, तो जायसवाल साहब का नाम यहाँ कहीं कहीं लिखा होगा, लिखा है कि नहीं लिखा? देखा आपने? नहीं। इसके जो ओनर हैं जायसवाल साहब हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा लाइसेंस में। जब हम खाद्य लाइसेंस लेते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कराते तो लिखा होता है, तो उसमें नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अगर ये जायसवाल साहब की जगह नाम लिख दें सुख सागर, तो ये तो गड़बड़ है ना। बताओ भैया, बताओ ना, तो मालिका बदल जाएगा। तो ऐसे लिखो सब लोग, और जिसको मन होगा जो खाएगा। और आजकल अंडा वंडा तो सब लोग खा रहे हैं। कई राज्यों में चले जाइए, अंडा को तो वेजिटेरियन मानने लगे हैं लोग। क्यों भूस रेड्डी साहब मानने लगे कि नहीं लगे? तब तो ये कोई समस्या नहीं है। जो मकई के बारे में आपने कहा है, तो हम इसी बेल्ट के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ मक्का बहुत होता है, लेकिन हाइब्रिड सीड उपलब्ध हो और सब्सिडी उसको मिले और किसान वैज्ञानिक खेती की तरफ मुड़े, इस दिशा में हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी। जैसा आपने कहा कि हम केवीके को भी सहयोग मिले। देखिए आजकल सब होशियार हैं, अगर किसी हाई स्कूल के बच्चे से पूछिए, उसको सब पता है जो हमें आपको पता है। तो अब उन किसानों को हमें सहूलियत देनी। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ 17 के बाद से। आज गेहूं उत्पादन में हम पूरे भारत में नंबर 1 पर हैं। दूध उत्पादन में, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ही एक पॉइंट है, दूध उत्पादन में हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर में दूध अभी उतना मजबूती से प्रेजेंस नहीं दे पाया। हमारे पास पराग डेयरी है और भी हमारे पास डेयरीज यहाँ पर हैं, लेकिन उतनी प्रेजेंस नहीं है। फिर भी सोचिए कि किसान कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है कि दूध में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ले आया। बेहतर काम हुआ है। जैसे चिंता अभी ये बघेल साहब से हम लोग कर रहे थे एथेनॉल को लेकर के, चीनी उत्पादन में पूरे देश में हम नंबर 1 पर हैं। ये किसान की ही कृपा है। और हमारे यहाँ 95% पेमेंट तुरंत हो रहा है गन्ना किसानों का, लेट वेट नहीं है। 2-4 मिले हैं गिनी हुई जो गड़बड़ कर रही हैं, उनको भी हम लोगों ने कहा कि भैया अपना काम ठीक करो, नहीं तो बंद करो, नोटिस गया है। तो किसान और किसानी को प्रधानमंत्री जी का विजन है, किसान सम्मान निधि दिया और ढेर सारे किसानों के समर्थन में योजनाएं हैं। जैसे आप देखते होंगे जीरो बजट खेती की तरफ प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, प्राकृतिक खेती के लिए कहा है। तो आपका भी काम किसानों से जुड़ा है। आपकी और जो दुश्वारियां लाइन आर्डर को लेकर के हैं, इस दिशा में हम काम करेंगे। यहाँ दिन भर आप चर्चा करोगे, चर्चा के बाद जो भी आपका चार्टर ऑफ डिमांड हो, तो हमारे सलाहकार महोदय ने, अध्यक्ष जी ने जो विचार रखे, और भी हमारे वक्ता आएंगे अन्य राज्यों में, तो उनके समेकित विचार हमको एक पत्र के माध्यम से मिल जाएं, तो हम आपको एक दिन के लिए कष्ट देंगे। हम संबंधित ऑफिसर्स को अपने दफ्तर में बुला लेंगे, और जो संबंधित प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इवन देन लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात आएगी तो हम उन लोगों को कॉल करेंगे, और एक कोई रास्ता निकालेंगे कि आप लोग लखनऊ आए हो तो कुछ परिणाम सार्थक लेकर के जाओ। ये न महसूस हो कि औपचारिकता मात्र है। लखनऊ वैसे भी हॉस्पिटैलिटी का मुख्य केंद्र है। जैसे अभी बघेल साहब पहले आप कह रहे थे, तो लखनऊ में तो कई ट्रेन भी ऐसे छूट जाती थी लोगों की। तो अब परिस्थितियाँ बदली हैं। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। हम तो आपसे अनुरोध करेंगे, जैसे कैटिल फील्ड के बारे में, मुर्गी दाना के बारे में आपने चर्चा किया, उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं। यहाँ पर उद्योग लगाएं आप बड़े बड़े हैचरीज यहाँ खोलें, और हर स्थिति में हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। जो भी आपका मांग पत्र है उसको हम पत्र ले लेंगे। मान लीजिए नहीं आ पाते हैं तो मुझे मेल ही कर दीजिएगा, तो भी हम उसका संज्ञान लेकर काम कर लेंगे। व्यस्तता के कारण, चूंकि आपने मेरे ऊपर गुरुत्व दायित्व कंधों पर दिया है, तो हम इसको निभाएंगे और आपके साथ हम खड़े मिलेंगे। वैसे मैं जहाँ तक देखता हूँ कि मैं भ्रमण पर रहता हूँ, यहाँ से जितना भी ट्रक जाता है अंडा लेकर के आता है, आंध्रा से कोई आया ना, और यहाँ से मुर्गी दाना का मकई लेकर के जाता है, लेके जाता है कि नहीं जाता है?
तो ये बहुत ढेर सारा जो अंडा हमारे उपयोग में आता है आंध्रा से, तेलंगाना से आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी उत्पादन बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश इस इलाके में भी अपनी बेहतर प्रेजेंस भारत और दुनिया के पैमाने पर उपस्थित कराएगा। एक्सपोर्ट के मसले को आपने उठाया, उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं आप बताएंगे, उसको भी हम संशोधित करेंगे। अगर हमारी सरकार की नीतियों में कोई संशोधन करता उसको भी हम करने के लिए तैयार हैं। हर स्थिति में आपको जो भी आप कहेंगे, यदि हम कुछ भी कर पाएंगे तो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपने मुझे बुलाया, हमारे पास फ़ोन कॉल आया था मंत्री जी का कि आप आ जाओ। मुझे बाहर जाना था, मुझे आज कन्नौज और अयोध्या जाना, दोनों अपोजिट साइड में है। कन्नौज इधर है और अयोध्या इधर है। तो अभी मैं कन्नौज जा रहा हूँ, फिर अयोध्या जाऊँगा, फिर देर रात में लौटूंगा। इसलिए मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। मैंने अपनी बात रख दी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपका सफल आयोजन सिद्ध होगा और जो भी आपके पास इस बारे में कोई पेपर्स तैयार करेंगे एक कॉपी हमें भी आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।